तो हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with phenol। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फिनॉल का होता है बहुत ही आसान होता है, ये आराम से होता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है फिनॉल का, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जो फिनॉलिक ग्रुप जो है OH, ये जो है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। एक्टिवेट करना मतलब क्या हो गया कि बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर देता है। रेजोनेंस पढ़ा दिए हैं इसमें, तो वो सब तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये OH ग्रुप है, ये हुआ हमारा फिनॉल। ठीक है, इस पर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, 2 4 6 और एक रहेगा, 2 पेयर रहेगा ना। हाँ, ये जो दोनों पेयर, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, दोनों में आपस में रिपल्सन होगा, छोटे जगह पर है। ठीक है, दूसरा है कि बेंजीन रिंग को आदत है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की, और OH ग्रुप पर चूंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा हट जाए, और ये बेंजीन रिंग सपोर्ट भी कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। तो इसके लिए हम इसका रेजोनेंस तो बता चुके हैं कि ये जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल वन, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको ऑर्थो बोलते हैं। ये हो गया ऑर्थो, है ना, और ये हो गया हमारा मेटा। ऑर्थो को हम लोग कैपिटल O से दें, मेटा को हम लोग स्मॉल m से देते हैं। ये भी ऑर्थो हुआ, ये भी ना ऑर्थो हो गया। यहाँ मेटा हो गया, तो 2 में यहाँ पर 2 मेटा है, 2 ऑर्थो है। ये मेटा हो गया, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऑर्थो हो गया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, पैरा, ये हो गया पैरा पोजीशन, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो जब हम इसका रेजोनेंस बनाए, कई बार बता चुके हैं रेजोनेंस फिनॉलिक रिंग का, है ना। हेलो बेंजीन में भी बताए थे ना, वहाँ भी रेजोनेंस बताए थे। तो उस रेजोनेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ता है और पैरा पोजीशन पे बढ़ता है, मेटा पर नहीं बढ़ता है। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जब रेजोनेंस लिखोगे तो तुम्हारा आएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, समझ गए? उसमें तुमको क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज मिलेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जाके अटैच हो सकता है, वो अटैक कर सकता है। पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहीं आके ना वो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अब इससे ये भी पता चल गया कि और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करता है ऑर्थो पर और पैरा पर।
OH ग्रुप कहाँ एक्टिवेट कर रहा है? ये जो OH ग्रुप है कहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है? फैन स्विच ऑन कर दो, ठंडा लग रहा है, छोड़ दो फैन। किनारे वाला एक स्विच ऑन कर दो, किनारे वाला, उस किनारे से। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देना। ठीक है, तो हम इस हिसाब से OH ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कहाँ करेगा, कहाँ जाने के लिए मजबूर करेगा, ऑर्थो पर और पैरा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला एग्जांपल है हेलोजनेशन। ठीक है, हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, दीज आर नोन एज हेलोजनेशन। तो हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल, हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल मतलब क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, आयोडीनेशन ऑफ फिनॉल, है ना, फ्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल। तो हम लोग जनरली ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन करवाते हैं क्योंकि इसमें आसान होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हमको एक चीज़ तो पता चल गया, तो ये जो ब्रोमीन लिक्विड लेंगे, ब्रोमीन लिक्विड, ठीक है, आपस में दो ब्रोमीन कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा Br3 माइनस Br प्लस। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड ब्रोमीन लिक्विड लेंगे तो जितना ऑर्थो और जितना पैरा पोजीशन है वो अटैक कर लेगा। दो ऑर्थो पोजीशन है, पैरा एक ही है, तो तीनों पर एक साथ अटैक करेगा, है ना। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्रोमीन लिक्विड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा, जितना ऑर्थो पोजीशन रहेगा, ठीक है ना, वो सबको अटैक कर देगा। तो हमको कितना चाहिए, तीन, ये तीन चाहिए, ऐसा ऐसा तीन चाहिए ना, हाँ। तो ऐसा ऐसा तीन के लिए हमको दो से नहीं चलेगा, दो में एक मिला तो तीन के लिए यहाँ 6 लगेगा, दो यहाँ पर दो लिए तो हमको कितना मिला, एक मिला, तो तीन के लिए कितना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 3 ले लेते हैं, है ना, 3 ले लेंगे तो कितना होगा ये। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 है, निकल जाएगा, बचा कितना, 6 हाँ, 3 आपस में कंबाइन करेगा नहीं, 2 से 1 निकलेगा ना, 2 ब्रोमीन से 1 निकला, 6 ब्रोमीन से 3 हाँ, तो 3 निकल गया, तो अब इतना कितना बचा, 3 दूनी 6, 3 निकाल दिए, ये बच गया, ये इस तरह से बैलेंसिंग एक्ट होगा। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो इसे 6 हमको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, Br जैसे यहाँ 2, हाँ 6 तो लेना पड़ेगा तभी निकलेगा। तब हमको कितना लिखना होगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 में से 3 निकल गया, 9 बचा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हमको जो है ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब यही इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ देखो अब डाइल्यूट नहीं लिखे हैं, ब्रोमीन लिक्विड इसीलिए लिख दिए जान करके, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर नहीं लिखे हैं, ब्रोमीन लिक्विड लिखे हैं। ब्रोमीन वाटर लिखे मतलब कि उसमें हम पानी डाल दिए, डाइल्यूट कर दिए उसको। अब ब्रोमीन लिक्विड लिखे, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पर एक साथ ही अटैक करेगा। कन्वर्जन के लिए ऐसे ही लिखना है, मैकेनिज्म में लिखने के लिए तो हम बता ही चुके हैं ना। अब यहाँ है
ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ये जो है ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मैकेनिज्म लिखने के लिए कहेगा तो हमको एक एक करके दिखाना होगा, रेजोनेंस पहले दिखाना होगा कि कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तब ये लाइन लिखेंगे। और मैकेनिज्म लिखने नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है ना, आया समझ में? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, Br प्लस का अटैक करा देंगे 3, तो तीनों यहाँ अटैक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइब्रोमोफिनॉल हो गया। ये क्या हो गया, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना, कहाँ कहाँ है, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6, इसका नाम हो गया 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और साथ में क्या बनेगा, तीनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा ना। जब यहाँ पर Br आएगा तो H निकलेगा। मैकेनिज्म में बताया ना H कैसे निकलता है, हाँ? तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कितना निकलेगा, 3H प्लस निकलेगा, ये इससे कंबाइन करेगा। ठीक है, फिर ये 3H प्लस जो है कंबाइन करेगा 3Br3 माइनस के साथ, और 3HBr बनेगा, और साथ में ब्रोमीन लिक्विड जो बचा खुचा है फिर से जनरेट हो जाएगा। 3 Br यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ कितना है, 3 3 9 है ना, तो 3 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया ना। में आधा खर्च हुआ, आधा वापस आ गया, समझ गए? तो बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिला यहाँ पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बाय प्रोडक्ट क्या मिला हमको, ये तो पहले से ही है ना, यूज हुआ था फिर से रीजनरेट हुआ, थोड़ा आधा यूज हुआ आधा रीजनरेट हो गया, तो बाय प्रोडक्ट हमको साथ में ये मिला। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस HBr भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कन्वर्जन में बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये नीचे वाला लाइन लिखना भी ज़रूरी नहीं है, कन्वर्जन कहेगा तो, जब कहेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म समझाओ तब ये सब लिखेंगे, नहीं तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है। आगे बात समझ में? क्लियर? ये हो गया हमारा हैलोजनेशन। जब ये कॉन्सनट्रेटेड ब्रोमीन जो है यूज करेंगे, ठीक है ना, हाँ, कॉन्सनट्रेटेड ब्रोमीन लिक्विड को यूज करेंगे। अब हम जो है ब्रोमीन लिक्विड जो है डिजॉल्व कर देंगे कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तब जो है इसकी जरूरत, तब इतना नहीं बनेगा। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड है उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व कर दिए, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में उसको सॉल्यूशन बना दिए, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। पहले वो प्योर था, प्योर ब्रोमीन लिक्विड था, तो सारे ऑर्थो और पैरा पर वो अटैक कर दिया। लेकिन जब हम कार्बन डाइसल्फाइड में उसको डिजॉल्व करके हम सॉल्यूशन बना लेंगे, जब कार्बन डाइसल्फाइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, तब ये एक साथ सब जगह यूज नहीं करेगा, कुछ कंपाउंड ऑर्थो बनेगा और कुछ पैरा बनेगा, यानी ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, दोनों बनेगा। समझ गए? हैं? अब यहाँ पर जो है Br प्लस अटैक करेगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा तुम्हारा 273 केल्विन। 273 केल्विन पर ये रिएक्शन होगा कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। कार्बन डाइसल्फाइड में ये भी डाल देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल को भी डाल देंगे, दोनों को हम
कार्बन डाइसल्फाइड में ही डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको 273 केल्विन पर रिएक्शन करवाएंगे। 273 मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन को करवाएंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ऑर्थो पर और पैरा पर, लेकिन एक साथ सारे ऑर्थो सारे पैरा पर ये अटैक नहीं करेगा ना। ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा और पैरा भी बनेगा, दोनों ही बनेगा। दोनों ज़्यादा स्टेबल पैरा होता है, इसलिए वो 80% बन जाएगा। और ये बना ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। क्या बना, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और पैरा भी बनेगा, थोड़ा बहुत पैरा भी बनेगा, थोड़ा बहुत ऑर्थो भी बनेगा, दोनों ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ये हो गया पैराब्रोमोफिनॉल। समझ में आया? हाँ, ये हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल, IUPAC नेम 1 2 3 4 ब्रोमोफिनॉल। ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इस दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। 2 फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना, सिमेट्रिकल है एकदम, एक इधर तो एक इधर, सीधा उल्टा है, 180 डिग्री पर है ना। तो सबसे कम रिपल्सन होगा इस दोनों के बीच में, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए पैरा ब्रोमोफिनॉल ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मोर देन 80% बनेगा। यहाँ पर लिखा नहीं है कितना परसेंट बनता है ना, हाँ 90% है। तो ये 90% हो गया, यानी ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। और ये 10% बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना, दोनों चीज़ बनेगा। ठीक है, क्लियर। कंडीशन खाली डिफरेंट है, देखो रिएक्टेंट सेम है, कंडीशन डिफरेंट हो गया तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया। ठीक है ना, सेम रिएक्टेंट है, जो पहले था वही है रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट हो गया क्योंकि कंडीशन डिफरेंट हो गया। जब कंडीशन डिफरेंट होगा तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जो है और भी एक तरीका है हैलोजनेशन कराने का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजनेशन। अभी जो कराएंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजनेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे FeCl3 ले लिए या FeBr3 ले लिए एनहाइड्रस, उसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन लिक्विड से करवा देते हैं। ठीक है ना, तो बन जाता है FeBr4 माइनस और Br। समझिए, यही ना इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो इसमें भी बनेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अभी जो बनाए थे जस्ट वही रिएक्शन, अभी जो जस्ट किए थे ना वही चीज़ बनेगा, ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। ठीक है, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, तो लिख लोगे, उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम रिएक्शन होगा, खाली बस एजेंट अलग हो गया, ब्रोमिनेशन का एजेंट अलग हो गया। क्लोरीनेशन कराना है तो Cl2 लो, ये FeCl3 लो। ठीक है, इसमें भी जो H+ रिलीज होगा वो इसके साथ कंबाइन करेगा, वापस FeBr3 आ जाएगा। जब इसमें रिएक्शन होगा तो लास्ट में H+ रिलीज करेगा ना, हाँ, जो H+ रिलीज होगा इससे रिएक्शन करेगा FeBr4 माइनस के साथ, वापस जो FeBr3 मिल जाएगा और HBr बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये कैटेलिस्ट का काम करेगा। FeBr3 जो है
फेरिक ब्रोमाइड जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो हम इससे भी हम ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं, दोनों चीज़ बनेगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तो है दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहा है, तो होगा ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट बन रहा है ना, तब सेपरेशन का झंझट आएगा ना। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस दोनों को हम अलग कर लेंगे। पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है, ऑर्थो प्रोडक्ट कम रहता है। आया समझ में? हैं? और एग्जाम में जब एक ही प्रोडक्ट लिखने के लिए कहेगा तो मेजर को ही लिखोगे, माइनर को नहीं लिखोगे। नहीं पूछे तो दोनों को लिख देंगे, लेकिन कहेगा कि नहीं कौन सा एक प्रोडक्ट बनता है इस केस में, तो हम माइनर प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे, हमेशा मेजर प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है? तो हेलोजिनेशन समझ गए तुम लोग? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हेलोजिनेशन समझ गए तो सब समझ गए। अब दूसरा आएगा नाइट्रेशन। हमको लगता है कि हेलो अल्केन में इसका को पढ़ाया है ना? हाँ? तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या लिए थे? नाइट्रिक एसिड लिए थे और सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, दोनों का कॉम्बिनेशन लिए थे ना। हाँ? अब देखो नाइट्रेशन हम करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ओनली फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एकदम कॉन्सनट्रेटेड रहता है, उससे वेपर निकलते रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलते रहता है, उसको बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे ना, ऑर्थो और पैरा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिस जगह एक्स्ट्रा, कहाँ है ऑर्थो एंड पैरा पर है, तो वो दोनों जगह नाइट्रेशन पर। लेकिन जब उसी में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे उसी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, तब फिर वो ऑर्थो बनाएगा और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, है ना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। तो ये डिफरेंट हो गया, कंडीशन डिफरेंट हुआ, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गया, है ना? सिंपली अगर हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो हमको दे देगा तीनों जगह ट्राई नाइट्रोफिनॉल देगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल देगा, क्योंकि दोनों ऑर्थो पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप और पैरा पर भी आ जाएगा। लेकिन जब इसी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे, है ना? प्लेन सिंपल नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं करेंगे, उसमें हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी दे देंगे साथ में, ठीक है ना? तब क्या होगा? तब जो है ऑर्थो एंड पैरा को एक साथ अटैक नहीं करेगा, है ना? कुछ मॉलिक्यूल ऑर्थो पर अटैक करेगा, कुछ मॉलिक्यूल पैरा पर अटैक करेगा, तब हमको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये डिफरेंस है, कंडीशन डिफरेंट तो प्रोडक्ट डिफरेंट। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे।